बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 5th सेमेस्टर की सब्जेक्ट टीचिंग एंड लर्निंग प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं। इसमें हमने आप लोगों के कोर्स का यूनिट 5 स्टार्ट किया है, हेल्थ एजुकेशन एंड हेल्थ प्रमोशन। इसका पार्ट 1 हमने पढ़ लिया है, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम इसी यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। इसका पार्ट 2 इस वीडियो लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो लेक्चर से हम पढ़ते आ रहे हैं हेल्थ एजुकेशन के बारे में, हेल्थ प्रमोशन के बारे में। डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हमने डिस्कस की हुई है। स्लाइड नंबर 24 तक पिछली वीडियो लेक्चर में हमने कवर कर लिया था। आज हम स्लाइड नंबर 25 से आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। लिखा है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन के कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं कि हेल्थ एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, यानी मकसद क्या होता है हमारा, कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अचीव करने की कोशिश करते हैं और उस अचीव करने की कोशिश में हम हेल्थ एजुकेशन देते हैं। तो लिखा है इज़ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। सबसे पहली बात ये कि हेल्थ एजुकेशन देने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग जो है वो अपने साथ लोगों को मिलाए। विन फ्रेंड्स का मतलब है, फ्रेंड्स विन करना मीन्स के लोगों को अपने साथ मिलाए, हम लोगों को इन्फ्लुएंस करें। इन्फ्लुएंस करना मीन्स कि हम लोगों को उन पे इन्फ्लुएंस करें, उनको मुतासिर करें। जब लोग इन्फ्लुएंस होंगे तो फिर वो हमारे साथ शामिल होंगे, और जब लोग शामिल होंगे तो फिर जाके उनकी पार्टिसिपेशन होगी, और जब पार्टिसिपेशन होगी तभी ये पॉसिबल है कि हमारा जो हेल्थ एजुकेशन का मकसद है, हेल्थ एजुकेशन देने के हमारे जो गोल्स है वो हमें मिल सकते हैं, हम उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। दूसरे नंबर पे लिखा है इंफॉर्मिंग पीपल अबाउट हेल्थ प्रमोशन एंड डिजीज़ प्रिवेंशन। हेल्थ एजुकेशन का दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हेल्थ एजुकेशन हम इसलिए देते हैं ताकि हम लोगों को हेल्थ प्रमोशन के बारे में इन्फॉर्म कर सकें, हम उनको डिज़ीज़ प्रिवेंशन के बारे में इन्फॉर्म कर सकें, हम उनको डिज़ीज़ के नेचर बता सकें, ताकि वो डिज़ीज़ के नेचर को जब जान जाए तो ख़ुद की हिफाजत उससे कर सकते हैं। नंबर 3 ऑब्जेक्टिव है मोटिवेटिंग पीपल। हम लोगों को क्या करना है, हेल्थ एजुकेशन का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि लोगों को हमने मोटिवेट करना है। किस लिए हमने उनको मोटिवेट करना है? टू चेंज देयर हैबिट्स, के वो अपने हैबिट्स को चेंज करें। बिहेवियर एंड वेज ऑफ लिविंग, के वो अपने जो बिहेवियर है, जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका है, उनको चेंज करें। किस लिए चेंज करें? किस लिए वो अपने हैबिट्स को, अपने बिहेवियर को, अपने वे ऑफ लिविंग को चेंज करें? तो टू मेक देयर ओन डिसीजन अबाउट हेल्थ मैटर्स, वो अपने लिए ख़ुद डिसीजन बनाए अपने हेल्थ मैटर्स से रिलेटेड। जितने भी उनके सेहत से रिलेटेड, उनके हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो उनके लिए वो अपने बिहेवियर को चेंज करे, वे ऑफ लिविंग को चेंज करे, अपने हैबिट्स को चेंज करे, और ख़ुद डिसीजन बनाए अपने लिए कि किस तरीके से वो अपने हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, अपने आप को वो डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज़ से प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा है गाइडिंग इनटू एक्शन। ये तो हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े कि ये डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इससे पहले हमने गोल्स पढ़े थे हेल्थ एजुकेशन के। अब ऑब्जेक्टिव्स भी आप लोगों ने जान लिए कि हेल्थ एजुकेशन के 3 मेन काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला ये कि लोगों को इन्फ्लुएंस करना, अपने साथ शामिल करना। दूसरे नंबर पे ये कि डिज़ीज़ प्रिवेंशन और हेल्थ प्रमोशन के बारे में उनको इन्फॉर्म करना। और तीसरी चीज़ ये कि उनको मोटिवेट करना कि वो अपने हैबिट्स को, अपने बिहेवियर को, अपने ज़िंदगी गुजारने के तरीके को चेंज करें और अपने हेल्थ मैटर्स से रिलेटेड अपने लिए ख़ुद डिसीजन बनाएं। ये ऑब्जेक्टिव्स है हेल्थ एजुकेशन के। इसके अलावा है गाइडिंग इनटू एक्शन, कि किस तरीके से हम लोगों को गाइड कर सकते हैं कि वो एक्शन ले, वो आगे आए और अपने हेल्थ के लिए, हेल्थ को प्रमोट करने के लिए एक्शन ले। तो लिखा है हेल्थ एजुकेशन इन्वॉल्व्स हेल्थ एजुकेशन पर्सनल एज वेल एज कम्युनिकेशन पर्सनल। हेल्थ एजुकेशन में जो हेल्थ एजुकेशनल पर्सनल भी होता है, और वो एज ए कम्युनिकेशन पर्सनल भी काम करता है। यानी जो शख्स हेल्थ एजुकेशन देता है तो वो हेल्थ एजुकेशन पर्सनल तो है कि वो हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, यानी ये लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। और वो जो हेल्थ एजुकेशन पर्सनल है, जो हेल्थ एजुकेशन दे रहा है, वो एज वेल एज कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन पर्सनल भी है, यानी एज ए कम्युनिकेशन पर्सनल भी वो काम करता है। और दूसरी तरह इसका मीनिंग आप इस तरीके से भी ले सकते हैं कि हेल्थ एजुकेशन देते वक्त एक तो ये कि वो जो ख़ास लोग होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेडिकल जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जो हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं, उनका काम होता है कि वो हेल्थ एजुकेशन दे। और हमने साथ साथ में वो तो इन्वॉल्व है ही, मस्ट वो इन्वॉल्व है, साथ में हमने कम्युनिकेशन पर्सनल भी इन्वॉल्व करनी है। यानी जिस कम्युनिटी को हम एजुकेशन दे रहे हैं तो उस कम्युनिटी का कोई एक ख़ास लीडर हो या उस कम्युनिटी का कोई एक ख़ास रिलीजियस मेंबर हो जिनकी बात वो सुनते हो, जिनके बातों पे वो कन्विंस होते हों, तो उसको भी उसमें इन्वॉल्व करना ज़रूरी होता है। People need help to adopt and maintain health practices and lifestyles which may be totally new to them. लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस, कुछ ऐसे लाइफस्टाइल्स जो वो मेंटेन करते हैं अपने हेल्थ के लिए, तो उसको अगर वो पहली दफ़ा कर रहे हैं, अगर वो टोटली उनके लिए न्यू है, तो उसमें उन लोगों को हेल्प की ज़रूरत होती है। उनको वो न्यू जो वे है, वे ऑफ लाइफ स्टाइल है, न्यू वे ऑफ प्रैक्टिस है अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, जिसे वो अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उसे अडॉप्ट करने के लिए उनको मदद की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए उनकी मदद करनी चाहिए, उसको कुछ इस तरीके से उनकी असिस्टिंग करनी चाहिए कि वो एक्शन ले सकें। Government responsibilities to provide necessary infrastructure of health services and people need to be encouraged to use these facilitation. अब इसमें गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो एक तो हेल्थ सर्विसेज के लिए जो जितने भी नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हेल्थ सर्विसेज के जो जितने भी बेसिक, जो जितने भी नेसेसरी फ्रेमवर्क है, इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स के फ्रेमवर्क्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करे, यानी सपोर्ट प्रोवाइड करे। और इसके अलावा सिर्फ ये सपोर्ट प्रोवाइड करना, सिर्फ ये इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना काफ़ी नहीं है। उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि वो लोगों को इनकरेज करे कि वो ये फैसिलिटेशन जो है वो यूज़ करें। इनको जस्ट बनाने से कुछ नहीं होता, गवर्नमेंट को चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को इनकरेज करे कि वो इन हेल्थ सर्विसेज को, इन फैसिलिटेशंस को यूज़ करें, तभी जाके वो एक्शन ले सकते हैं अपने हेल्थ के लिए। हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड्स दिस सीमेंट दैट बाइंड्स टुगेदर द ब्रिक्स ऑफ हेल्थ प्रोग्राम ड्यू टू एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन हेल्थ प्रोग्राम। ये जो हेल्थ एजुकेशन होती हैं तो ये एक सीमेंट का काम करती हैं कि जो जितने भी हेल्थ प्रोग्राम्स के ब्रिक्स होते हैं जो कि इधर उधर पड़े होते हैं, तो जैसे सीमेंट के थ्रू ब्रिक्स को जोड़ा जाता है, इस तरह हेल्थ एजुकेशन के थ्रू जो डिफरेंट हेल्थ प्रोग्राम्स हैं उनको हम एक साथ जोड़ के एक्टिव पार्टिसिपेशन के हद तक ले आते हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे हेल्थ सर्विसेज होते हैं, लेकिन उन हेल्थ सर्विसेज के बारे में, उन हेल्थ प्रोग्राम्स के बारे में लोगों को एजुकेशन नहीं होती, लोगों को पता नहीं होता, लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो जब हम हेल्थ एजुकेशन के थ्रू उनको ये इन्फॉर्मेशंस वगैरह दे देते हैं, तो तब जाके ये जितने भी हेल्थ प्रोग्राम्स जो है उसमें लोगों की एक्टिव पार्टिसिपेशन हो जाती हैं और वो सब एक साथ आके फिर जाके उनके थ्रू ये पॉसिबल हो सकता है कि लोग जो है वो एक्शन ले अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि हेल्थ एजुकेशन सीमेंट का काम करता है, कि जैसे सीमेंट से ब्रिक्स को जोड़ा जाता है, इसी तरह हेल्थ एजुकेशन के थ्रू हम डिफरेंट काइंड ऑफ हेल्थ प्रोग्राम्स को एक साथ जोड़ के उसमें लोगों की फुल पार्टिसिपेशन को यकीनी बना सकते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स के हेल्थ एजुकेशन के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। वो प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन है इंटरेस्ट। हमने क्या करना है? हमने लोगों में इंटरेस्ट पैदा करनी है। हेल्थ जिस टॉपिक के बारे में भी हम एजुकेशन दे रहे हैं लोगों को, कम्युनिटी को, फैमिलीज़ को, इंडिविजुअल्स को, तो पहले उनके जहन में, उनके अंदर हमने इंटरेस्ट पैदा करनी है उस चीज़ से रिलेटेड। उसके बाद सेकंड जो प्रिंसिपल है वो पार्टिसिपेशन है, कि हमने जिस फैमिली को हेल्थ एजुकेशन देना है, जिस कम्युनिटी को हेल्थ एजुकेशन देना है, तो उनकी पार्टिसिपेशन को यकीनी बनानी है। थर्ड प्रिंसिपल है प्रोसीड फ्रॉम नोन टू अननोन। हमने नोन टू अननोन प्रोसीड करना है। इसका मतलब ये है कि उस कम्युनिटी में लोगों को जिस चीज़ों के बारे में ख़बर है, जिस चीज़ों के बारे में उनको अवेयरनेस है, हमने पहले उनको टच देना है, उनके बारे में उनसे थोड़ा पूछगछ करनी है, ताकि कुछ जो है वो उनके जहन में चीज़ें जो है, जो मालूमात उनको है, वो जो है वो अपने ज़बान तक ला सके, वो बता सके। इस तरह हमने ये नॉन चीज़ें जो है वो उनसे स्टार्ट लेना है और फिर अननोन चीज़ों के बारे में जाना है, जिनके बारे में उनको बिल्कुल भी पता नहीं है, वो चीज़ें भी उनको समझानी हैं।
फोर्थ प्रिंसिपल है कंप्रीहेंशन, कि हम जो भी हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं तो उसमें कंप्रीहेंशन का होना बहुत ज़रूरी है। हमने उनको सही तरीके से समझाना जो है ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमने जो है बहुत मुश्किल लैंग्वेज इख्तियार कर लिया है, हम इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जिन लोगों को हम एजुकेशन दे रहे हैं तो उनको समझ ही नहीं आ रही है, तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। हमें कंप्रीहेंशन को यकीनी बनाना है। हमने जो कुछ भी एजुकेशन देनी है तो वो उनको समझाते हुए देना है। फिफ्थ वन जो प्रिंसिपल है वो रीइंफोर्समेंट बाय रिपीटिशन है, यानी कि हमने जो भी हेल्थ एजुकेशन उनको दिया है तो वो हेल्थ एजुकेशन हमने रिपीट करनी है। सिर्फ एक बार हम उनको एजुकेशन दे के अगर वहाँ से निकल जाए तो इससे कुछ नहीं हो सकता। हमने रिपीटिशन करनी है। जब हम रिपीटिशन करेंगे तो फिर इसकी रीइंफोर्समेंट होगी, यानी रीइंफोर्समेंट मीन्स कि वो मज़ीद जो है बेहतर तरीके से उसको परफॉर्म कर पाएंगे। फिर सिक्स्थ वन जो प्रिंसिपल है वो मोटिवेशन है, कि मोटिवेशन हमने करनी है। हमने जिन लोगों को हम हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं तो उनके इंटरनल मोटिव्स और जो एक्सटर्नल मोटिव्स होते हैं दोनों तरीक़ों से हमने उनको मोटिवेट करना है। यानी हमने कुछ ऐसी बातें करनी है जिनके थ्रू उनके इंटरनल मोटिव मींस के उनके ख़ुद के अंदर से जो है वो ऐसे एहसासात पैदा हो कि जिसके थ्रू फिर वो काम जो है, अगर कोई गलत प्रैक्टिस है जिससे उनके हेल्थ को नुकसान है तो वो प्रैक्टिस ना करें। और जो एक्सटर्नल मोटिव्स है वो जो हम बातें करते हैं या कोई जो है लोग उनके लाउड वंस उनके माँ बाप उनको कुछ समझाते हैं या फिर दूसरे लोग इस तरह, तो उन बातों से भी उनको इन्फ्लुएंस करना है एक्सटर्नल मोटिव्स के थ्रू भी, कि वो मोटिवेट हो जाए वो काम करने के लिए जिनसे उनके हेल्थ को फ़ायदा होता है, और उन काम को बिल्कुल बंद करे, उन कामों को जिनसे उनके हेल्थ को नुकसान होता है। सेवेंथ वन है लर्निंग बाय डूइंग। हमने जो प्रैक्टिस है उसको ज़रूर इन्वॉल्व करनी है, यानी हमने सिर्फ जो है वो उनको बातें समझानी ही नहीं है बल्कि प्रैक्टिकली हमने उनको जो है वो चीज़ें करके दिखानी है, और उनसे भी फिर हमने देखना है कि वो किस तरीके से वो परफॉर्म करते हैं। यानी जो हम जितने भी बातें हैं जिनके थ्रू हम एजुकेशन दे रहे हैं तो उनको हमने एक्शन में लाना है। 8th नंबर जो प्रिंसिपल है वो है पीपल फैक्ट एंड मीडिया, कि हमने हेल्थ एजुकेशन देते वक्त उसका एक उसूल ये भी है कि लोगों के थ्रू हमने देना है। हमने फैक्ट्स भी जो है वो इन्वॉल्व करनी है, जो जितने भी फैक्ट्स होते हैं वो हमने उसमें इन्वॉल्व करनी है, और मीडिया भी हमने यूज़ करना है, मास मीडिया वगैरह भी हमने यूज़ करनी है। 9th वन है गुड ह्यूमन रिलेशंस। हमने गुड ह्यूमन रिलेशंस के थ्रू आगे प्रोसीड करनी है, यानी लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, अपने साथ मिलाना है, उनके पार्टिसिपेशन को इस तरह हमने यकीनी बनानी है। और जो लास्ट 10th वन है वो है लीडर्स। हमने लीडर्स को इन्वॉल्व करना है। जो कम्युनिटी में जो लीडर्स होते हैं तो वो ऐसे लोग होते हैं जिनसे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। लीडर हमेशा वो बंदा होता है जिससे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, जैसा कि अभी रिसेंटली हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं तो इनमें जो इमरान खान साहब है तो उनको लोग जो है वो उनसे इन्फ्लुएंस है, इसीलिए लोग सारे जो है मेजॉरिटी ऑफ लोग जो है उनके पीछे पड़े हैं और मतलब कि उनको सपोर्ट करते हैं। तो वो इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो उनसे इन्फ्लुएंस है, उनकी बातों से इन्फ्लुएंस है, उनके जो लीडरशिप के जो कायदे कवानीन हैं उनसे इन्फ्लुएंस है, इसीलिए वो लोग जो है उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे लोगों को हर कम्युनिटी में ये तो मैंने एक पॉलिटिकल लीडर की, एक कंट्री की बात की, हर कम्युनिटी में ऐसे लीडर्स होते हैं। और कम्युनिटी को अगर हम छोड़े फैमिलीज़ में आए तो फैमिलीज़ में भी लीडर्स होते हैं। फैमिली का एक फोकल पर्सन होता है जो कि एज ए लीडर जो है वो काम करता है, उनकी बातें, उस शख्स की बातें जो है सब सुनते हैं, सब मानते हैं उनको। तो ऐसे लोगों को अगर हम इसमें इन्वॉल्व करें तो ये एक उसूल है हेल्थ एजुकेशन की कि हमारी हेल्थ एजुकेशन इससे जो है सक्सेसफुल रहेगी। तो ये जो लीडर्स को इन्वॉल्व करना है ये भी मस्ट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एमसीक्यूज़ के लिए आपने ये बात याद रखनी है कि हेल्थ एजुकेशन के जो प्रिंसिपल्स है वो 10 प्रिंसिपल्स है, और कौन कौन से हैं? इंटरेस्ट है, पार्टिसिपेशन है, प्रोसीड फ्रॉम नोन टू अननोन है, कंप्रीहेंशन है, रीइंफोर्समेंट बाय रिपीटिशन है, मोटिवेशन है, लर्निंग बाय डूइंग है, पीपल फैक्ट एंड मीडिया है, गुड ह्यूमन रिलेशंस है और लीडर्स है। तो ये जितने भी 10 प्रिंसिपल्स है हेल्थ एजुकेशन के ये आपने याद रखने हैं। एमसीक्यूज़ में आपसे पूछी जा सकती है कि विच वन ऑल ऑफ दीज आर इन्वॉल्व इन
द प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन एक्सेप्ट, इसमें इन चीज़ों के अलावा कोई एक चीज़ दी गई होगी जिससे आपने जो है वो एक्सेप्ट करके वहाँ से आपने वो जो ट्रू ऑप्शन है वो सिलेक्ट करनी होगी। इसीलिए आप यहाँ पे जो 10 प्रिंसिपल है इनके नेम्स आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद हो कि ये 10 प्रिंसिपल जो है वो हेल्थ एजुकेशन के प्रिंसिपल में इन्वॉल्व हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ी डिटेल से आप लोगों को बता रहा है कि ये जो जितने भी प्रिंसिपल्स हैं तो ये किस तरह है, इनकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। फर्स्ट वन जो प्रिंसिपल है वो इंटरेस्ट है। इट इज़ ए psychological principle that people are unlikely to listen to those things which are not to their interest। तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है। इंटरेस्ट की जब बात आती है तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है। ये माइंड का एक उसूल है हर एक इंसान का कि अगर उसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना हो तो वो उसको नहीं सुनता, वो उन चीज़ों को नहीं सुनता, उन चीज़ों को नहीं मानता जिसमें उसका इंटरेस्ट ना हो। Public is not interested in health slogans, for example take care of yourself or be healthy। लोग जो होते हैं उनका इस चीज़ में, ये जो हेल्थ के जो स्लोगन्स होते हैं यानी हेल्थ के जो नारे होते हैं उन पे उनका इंटरेस्ट नहीं होता। नारे मीन्स कि हम कहते हैं कि अपने सेहत का जो है वो ख्याल करें, आप हेल्थी रहने की कोशिश करें, तो लोग इनको पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि मेरा हेल्थ है, अगर मैं जो है वो हेल्थी नहीं रहता तो आप लोगों को क्या है इससे, मेरे साथ जो है ये बातें ना करें, ज़िंदगी जो है एक ना एक दिन मरनी है, तो चाहे वो हेल्थी मरनी है या वो बीमार होकर मरनी है। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका इस तरह के उनके माइंड्स होते हैं। तो ऐसे लोगों को हेल्थ एजुकेशन में इन्वॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि हम कोई ना कोई ऐसा तरीका अप्लाई करें जो कि उनके इंटरेस्ट को ट्रैप करे। अगर हमने उनकी इंटरेस्ट एक बार पकड़ ली तो उसके बाद उन तक हेल्थ एजुकेशन के जितने भी मैसेजेस हैं पहुंचाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। Health educators must find out the real health needs of people that interest them. In this way, people will gladly participate। अब जो हेल्थ एजुकेटर्स होते हैं तो उनको चाहिए कि वो मस्ट फाइंड आउट करें वो चीज़ें, वो रियल हेल्थ नीड्स लोगों के, कि जिसमें उन लोगों को इंटरेस्ट हो। अगर वो चीज़ें फाइंड आउट कर पाए हेल्थ एजुकेटर्स तो ये एक ऐसा तरीका है कि जिसके थ्रू वो ग्लेडली यानी लोग जो है वो खुशी से आके इसमें शामिल होंगे, वो खुशी से ये बातें सुनेंगे। सेकेंड जो प्रिंसिपल है वो है पार्टिसिपेशन का। लिखा है कि इट्स ए की वर्ड इन हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन में जो की वर्ड है वो क्या है? पार्टिसिपेशन है। अब देखिए स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज़ बन सकती है कि हेल्थ एजुकेशन के प्रिंसिपल्स में से की वर्ड जो है वो कौन सी है? तो ये पार्टिसिपेशन है कि पार्टिसिपेशन के बगैर हेल्थ एजुकेशन जो है वो उसकी सक्सेस बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए लिखा है कि बेस ऑन प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव लर्निंग, ये जो पार्टिसिपेशन को हम कहते हैं कि पार्टिसिपेशन एक की वर्ड है हेल्थ एजुकेशन में, तो हम ये इस बेसिस पे कहते हैं कि एक्टिव लर्निंग जो होती है उसका एक प्रिंसिपल है। उसका प्रिंसिपल क्या है? उसका प्रिंसिपल ये है कि एक्टिव लर्निंग तब होती है जब ग्रुप डिस्कशन हो, जब पैनल डिस्कशन हो। पैनल डिस्कशन कहते हैं स्टूडेंट्स के एक ऐसा ग्रुप जो कि आके फ्रंट पे बैठ जाए ऑडियंस के फ्रंट पे, और ऑडियंस के फ्रंट पे वो ग्रुप जो है आपस में कोई एक टॉपिक डिस्कस करे जिसमें वो ग्रुप खुद सुने और बताए भी, और जो ऑडियंस उनको देख रहे हो तो वो उनकी बातें सुने। तो इसे कहते हैं पैनल डिस्कशन और वर्कशॉप्स वगैरह। तो अगर ग्रुप डिस्कशन हो, पैनल डिस्कशन हो, वर्कशॉप्स वगैरह हो तो ही एक्टिव लर्निंग जो है वो पॉसिबल है। ये एक्टिव लर्निंग की एक प्रिंसिपल है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि चूँकि हेल्थ एजुकेशन में भी हमें एक्टिव लर्निंग चाहिए होती है, तो अगर हमें हेल्थ एजुकेशन में एक्टिव लर्निंग चाहिए तो हमें क्या करना होगा? लोगों की पार्टिसिपेशन को यकीनी बनानी होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि जो पार्टिसिपेशन है ये हेल्थ एजुकेशन में एक कीवर्ड है। इसके बगैर हेल्थ एजुकेशन का सक्सेस जो है वो पॉसिबल नहीं है। थर्ड वन है प्रोसीड फ्रॉम नोन टू अननोन, कि हमने क्या करना है? स्टार्ट विद एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑफ पीपल एंड देन प्रोसीड टू न्यू नॉलेज। पहले हमने उन लोगों के, जिन लोगों को हम हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, उन लोगों के एग्जिस्टिंग नॉलेज से स्टार्ट लेनी है। हमने उनसे क्वेश्चंस करने हैं, उनसे पूछने हैं, उनसे बातों बातों में ये चीज़ें एक्सप्लोर करवानी है कि उनको क्या क्या चीज़ें पता है। जिस टॉपिक के बारे में हम एजुकेशन दे रहे हैं तो उस टॉपिक के बारे में उनको क्या क्या चीज़ें पता हैं, उनसे हमने स्टार्ट लेनी है और हमने प्रोग्रेस करनी है, प्रोसीड करनी है उन चीज़ों की तरफ जिन चीज़ों के बारे में उनको पता बिल्कुल भी नहीं है।
It's a long process full of obstacles and resistance and must not expect quick result. ये जो proceed from known to unknown है, ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस होता है। इसमें बहुत सारे रुकावटें आते हैं, इसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस आते हैं, लेकिन इससे हम मस्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये हमें क्विक रिज़ल्ट देगा। यानी ये एक लॉन्ग पीरियड के लिए एक प्रोसेस होती है। अगर हम इसको सही तरीके से प्रोसीड करते जाए तो एंड में जाके हमें उसमें वक्त लग सकता है, लेकिन अगर हमने सही तरीके से इसको हमने प्रोसीड किया हुआ है तो फिर हमें रिज़ल्ट्स भी इसके बहुत अच्छे मिल जाते हैं। Fourth one, comprehension. We must know the level of understanding education of people to whom the teaching is directed. यानी लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है, comprehension उनकी बहुत ज़रूरी है कि जो कुछ हम समझा रहे हो वो उसको समझ जाए सही तरीके से। तो इसके लिए एज ए हेल्थ एजुकेटर, एज ए हेल्थ एजुकेशन को प्रोवाइड करने वाले हमारी ज़िम्मेदारी ये होती है कि हम उनके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को पहले जानें। जिन लोगों को हम हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं तो पहले हम ये मालूम करें कि उनकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कितनी है। द कम्युनिकेटर शुड ऑलवेज यूज़ लैंग्वेज विच पीपल अंडरस्टैंड। और कम्युनिकेटर जो हेल्थ एजुकेटर होता है तो उसको पहले उनकी लेवल मालूम करनी है जिन लोगों को वो एजुकेशन दे रहा है, और लेवल मालूम को करने के बाद उनके लेवल के मुताबिक उसको ऐसी लैंग्वेज यूज़ करनी है वाइल गिविंग हेल्थ एजुकेशन के जिस लैंग्वेज की लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो, उनको समझ आ जाए। फिफ्थ वन है reinforcement by repetition. Few people can learn all that is new in a single period, therefore repetition at interval is useful. सिर्फ कुछ ही पीपल ऐसे हो सकते हैं जो कि सारी चीज़ें जो है वो एक ही टाइम पे सीख ले। सारे लोग ऐसे नहीं होते कि वो सारी चीज़ें एक टाइम पे सीख जाए। इसीलिए रिपीटिशन जो है, वक्फे में रिपीटिशन, इंटरवल्स में रिपीटिशन ज़रूरी है, यूज़फुल है, क्योंकि इससे फिर सारे लोगों को हम समझा सकते हैं। वरना अगर हम रिपीटिशन ना करें तो इसमें सिर्फ कुछ लोग होंगे जो कि एक ही दफ़ा बताने से समझ जाएंगे, बाकी ज़्यादा मेजॉरिटी जो है वो नहीं समझेंगे। इसीलिए रिपीटिशन भी मस्ट है। एवरी हेल्थ कैंपेन नीड्स रीइंफोर्समेंट। हर एक हेल्थ की जो मुहिम होती है, हेल्थ की जो कैंपेन जो मुहिम होती हैं, तो उसमें रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत होती है। चाहे वो रीइंफोर्समेंट जो है वो जिस तरीके की भी हो, हम जो है लोगों से पूछे कि हमने क्या क्या आप लोगों को सिखाया। अगर वो सही बताए तो हम उनकी तारीफ़ कर सकते हैं, जिससे वो खुश हो जाएंगे और उनकी रीइंफोर्समेंट होगी। इस तरह बहुत सारे तरीके हम अप्लाई कर सकते हैं उनकी रीइंफोर्समेंट के लिए। सिक्स्थ वन है मोटिवेशन। अवेकिंग ऑफ फंडामेंटल डिज़ायर टू लर्न। हमने मोटिवेट करनी है, हमने जो बुनियादी डिज़ायर्स होती हैं, जो बुनियादी नीड्स होती हैं लर्न करने की, जो हम उनको लर्न करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको लर्न करने की एक इंसान की जो वजह होती है, जो बुनियादी वजूहात होते हैं, जो बुनियादी ज़रूरियात होते हैं, उनको हमने अवेक करनी है। हमने उनके जहन में ये बात डालनी है कि जो हेल्थ एजुकेशन हम दे रहे हैं तो इससे आप लोगों का फ़ायदा क्या है, आप लोगों की बुनियादी कौन कौन से डिज़ायर्स जो है इससे आपको मेट हो सकते हैं। इट हैज़ टू टाइप्स। मोटिवेशन के टू टाइप्स होते हैं, प्राइमरी मोटिव्स और सेकेंडरी मोटिव्स। प्राइमरी मोटिव्स में यानी उनके जो बहुत ज़्यादा जो है उसके फिजियोलॉजिकल जो नीड्स होते हैं, यानी उनके सर्वाइवल के लिए जो नीड्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सर्वाइवल खुद हो गया, हंगर हो गया, सेक्स हो गया, इनबॉर्न डिज़ायर्स हो गए। यानी इनबॉर्न डिज़ायर्स में भी उनके सर्वाइवल डिज़ायर्स होते हैं कि वो बाय बर्थ ही जो है बच्चा जो है वो क्या कोशिश करता है कि उससे कोई चीज़ उसके मुंह में चली जाए जिसके कोई फूड वगैरह जिससे वो ज़िंदा रह सके। तो ये जितने भी चीज़ें होते हैं जो इंसान के अंदर होते हैं, कोई जो है उसके जहन में ये नहीं डालता है, उसके खुद के दिमाग से, उसके जहन से उसको मैसेज मिल रही होती है कि ये काम करनी है तो इससे बेहतरी की तरफ जाएंगे, ये काम नहीं करनी है इससे हमें नुकसान होगा। तो ये जो इंसान के ख़ुद के अंदर से जो उसको डायरेक्शंस मिलती है, ये उसके प्राइमरी मोटिव्स होते हैं। तो हमने प्राइमरी मोटिव्स को भी हमने जो है वो अवेक करनी है, और सेकेंडरी मोटिव्स को भी। सेकेंडरी मोटिव्स क्रिएटेड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। जो सेकेंडरी मोटिव्स होते हैं वो एक्सटर्नल फोर्सेस के थ्रू क्रिएट किए जाते हैं, जैसा कि प्रेज है, लव है, रिवार्ड है, पनिशमेंट है, रिकॉग्निशन है। समझाने के थ्रू, कोई अगर आपको समझाए कि ऐसा ना करो, ये गलत काम है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्मोकिंग ना करो, ये गलत काम है, ये
इसके थ्रू आपको माउथ कैंसर हो सकती है और आपने उसकी बात सुन ली और आपने दोबारा जो है स्मोकिंग ना किया, या फिर आपके लाउड वन होते हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं जो कि आपको किसी काम से रोकते हैं, तो आप उनके लव के लिए उनके बात को मेंटेन करने के लिए आप क्या करते हैं, वो काम नहीं करते हैं किसी के दुआओं की वजह से, क्योंकि रिवार्ड के ख्वाहिश में कि मैं अगर ये काम नहीं करूँगा तो मेरा सेहत जो है वो ठीक होगा और मैं अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकता हूँ, मुझे बहुत सारे रिवार्ड्स मिल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये करूँ तो मुझे पनिशमेंट इस पे मिल सकती है, मुझे कोई ये गलत काम है ये करने की वजह से जेल हो सकती है, मेरे पेरेंट्स खफा हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से बाहर की जो चीज़ें हैं उनसे उन फोर्सेस से, एक्सटर्नल फोर्सेस के थ्रू हमारे जो हम किसी बुरे काम से ख़ुद को रोकते हैं, तो वो एक्सटर्नल मोटिव्स कहलाते हैं, सेकेंडरी मोटिव्स कहलाते हैं। और जो हमारे ख़ुद के जहन में कोई चीज़ जो है वो हमें किसी काम को करने से रोकती है, तो वो हमारे प्राइमरी मोटिव्स कहलाते हैं। तो हमने क्या करवाना है, जिन लोगों को हम एजुकेशन दे रहे हैं तो उनके प्राइमरी मोटिव्स और सेकेंडरी मोटिव्स दोनों को हमने मद्देनज़र रखनी होती है। हमने ये कोशिश करनी होती है कि हम दोनों को जो है अवेक कर सकें। इसके बाद है लर्निंग बाय डूइंग जो है वो 7th इसका जो प्रिंसिपल है हेल्थ एजुकेशन का। तो लिखा है लर्निंग इज़ नॉट ए मेमोराइजिंग प्रोसेस बट मोर ऑफ एन एक्शन प्रोसेस एंड देयरफॉर द हेल्थ एजुकेटर मस्ट इवॉल्व एंड इनकरेज पीपल एक्टिवली बट नॉट बाय पैसिव लिसनिंग। ये जो लर्निंग होती है ये मेमोराइजिंग प्रोसेस नहीं होती। हम इस तरह नहीं कह सकते कि लर्निंग जो है वो याद करने का नाम है। लर्निंग याद करने का नाम नहीं है, बल्कि जो लर्निंग है वो असल में क्या है, एक एक्शन प्रोसेस है। यानी कोई चीज़ अगर हम सीख जाते हैं, उसे हम एक्शन में जब लाते हैं तो वही हमारी असल सीखना होती है, असल लर्निंग करना होती है। इसीलिए ये जो हेल्थ एजुकेटर्स होते हैं तो इनको चाहिए कि वो मस्ट जो है लोगों को इंकरेज करें, उनको इवॉल्व करें, यानी उनको इवॉल्व मीन्स कि उनको तैयार करे, उनको इनकरेज करे, उनकी हौसला अफजाई करे, ताकि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। वो सिर्फ पैसिव लिस्टनर ना बने कि बस हम बता रहे हैं एज एजुकेटर उनको और वो सुनते जा रहे हैं, ऐसा ना बने। जो कुछ हम उनको बता रहे हैं तो वो उनको एक्शन में लाए, बिहेवियर चेंज करके दिखाएं। तो यही असल में लर्निंग होती है। तो इसे कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग, जो कि 7th प्रिंसिपल है हेल्थ एजुकेशन का। इसका जो 8th नंबर प्रिंसिपल है वो है पीपल, फैक्ट एंड मीडिया। Prior knowledge of people, customs, habits, beliefs and health needs is essential for successful health education। हमने लोगों को इन्वॉल्व करनी है। लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए हमें उनके कस्टम्स के बारे में प्रियर नॉलेज होना ज़रूरी है। यानी उनके कस्टम्स मीन्स के उनके जो रीत रिवाज है उनके बारे में, उनके हैबिट्स के बारे में, उनके बिलीव्स के बारे में और उनके हेल्थ नीड्स के बारे में हमें पहले से प्रियर नॉलेज होना, पहले से मालूमात होना ज़रूरी है। इसके थ्रू ही हम हेल्थ एजुकेशन को सक्सेसफुल बना सकते हैं। हेल्थ फैक्ट्स मस्ट बी ट्रूथफुल एंड बेस्ड ऑन साइंटिफिक नॉलेज। और जो हेल्थ फैक्ट्स होते हैं वो हमने इसमें इन्वॉल्व करनी होती है। और जो हेल्थ फैक्ट्स होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो ट्रूथफुल होते हैं और साइंटिफिक नॉलेज पे बेस्ड बातें होते हैं। ऐसी बातें जो कि बिल्कुल ट्रूथफुल हो, उसमें जो है गलती की कोई गुंजाइश ना हो और साइंटिफिक नॉलेज पे वो बेस करते हो, ऐसी हमने फैक्चुअल नॉलेज उनको बतानी है। इसके अलावा ट्रांसमिटिंग मीडिया मस्ट बी अट्रैक्टिव एंड एक्सेप्टेबल। जिस मीडिया के थ्रू हम उनको ये हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं उसका अट्रैक्टिव होना और उनके लिए एक्सेप्टेबल होना मस्ट है। तो ये चीज़ें जो है ये हमने इनका ख्याल करना है कि लोगों के बारे में हमें उनके रीत रिवाज के बारे में, उनके बिलीव्स के बारे में, उनके हेल्थ नीड्स के बारे में पहले से मालूमात होना। और उनको जब एजुकेशन दे रहे हो तो फैक्चुअल नॉलेज उनको देना कि जो कि ट्रूथफुल हो और साइंटिफिक नॉलेज पे बेस करती हो। इसके अलावा जो हम जिस मीडिया को यूज़ कर रहे हैं उसका उनके लिए एक्सेप्टेबल होना, अट्रैक्टिव होना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। 9th जो प्रिंसिपल है हेल्थ एजुकेशन की वो है गुड ह्यूमन रिलेशन। हमने क्या करना है, हमने कहा है स्टूडेंट्स पहले कि जो पार्टिसिपेशन है इन प्रिंसिपल्स में से पार्टिसिपेशन कीवर्ड है। कीवर्ड मींस कि अगर पार्टिसिपेशन ना हो तो हेल्थ एजुकेशन सक्सेसफुल कभी नहीं हो सकती।
तो पार्टिसिपेशन को यकीनी बनाने के लिए हमें चाहिए कि हम गुड ह्यूमन्स रिलेशन पहले बनाएं, हम लोगों को इन्फ्लुएंस करें, उनको अपने साथ फ्रेंड बनाएं, अपने साथ शामिल करें, फिर जाके हम उनको उनकी पार्टिसिपेशन को यकीनी बना सकते हैं। और उनकी पार्टिसिपेशन अगर यकीनी बन गई तब जाके हम उनको हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं और उस हेल्थ एजुकेशन को हम एक्शन में ला सकते हैं, उसको सक्सेसफुल बना सकते हैं। लिखा है, फ्रेंडलीनेस एंड गुड पर्सनल क्वालिटीज़ ऑफ द हेल्थ एजुकेटर्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन हिज टेक्निकल क्वालिफिकेशन। ये जो फ्रेंडलीनेस का होना और गुड पर्सनल क्वालिटीज़ होना हेल्थ एजुकेटर्स में, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनके टेक्निकल क्वालिफिकेशन से। यानी टेक्निकल क्वालिफिकेशन में भी उनकी इतनी ज़्यादा अच्छी ना हो, लेकिन वो एक अच्छे इंसान हैं, फ्रेंडलीनेस उनमें है, बेस्ट पर्सन क्वालिटीज़ उनमें है, तो वो लोगों को जो है कन्विंस कर सकता है आसानी से। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। ए गुड ह्यूमन रिलेशन आर ऑफ utmost इम्पॉर्टेंट इन लर्निंग, देयरफॉर द हेल्थ एजुकेटर मस्ट बी काइंड एंड सिंपैथिक। तो ये जो गुड ह्यूमन रिलेशन है ये अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अलावा पार्टिसिपेशन को हम यकीनी नहीं बना सकते। तो इसीलिए हेल्थ एजुकेटर का काइंड होना और सिंपैथिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिंपैथिक मीन्स के हमदर्द होना, हमदर्दी शो करना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, जो 10th वन जो प्रिंसिपल है वो है लीडर्स, यानी लीडर्स को इन्वॉल्व करना। पर्सन लर्न फ्राम दोज होम दे रिस्पेक्ट, लोग उनसे सीखते हैं जिनकी वो इज़्ज़त करते हैं। तो इसीलिए उनके जो कम्युनिटी में जो लीडर्स होते हैं, उनके जो फैमिली में जो लीडर्स होते हैं, रिलीजियस पर्सनल्स वगैरह जिनकी वो सुनते हो, उन सबको इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। लीडर्स आर एजेंट ऑफ चेंज एंड दे कैन बी मेड यूज़ ऑफ इन हेल्थ एजुकेशन वर्क। लीडर्स जो होते हैं वो एजेंट ऑफ चेंज होते हैं, जिनकी वजह से चेंजेस आती हैं कम्युनिटीज़ में, कंट्रीज़ में, जिनकी वजह से चेंजेस आती हैं, और इसीलिए हम उनको यूज़ कर सकते हैं हेल्थ एजुकेशन वर्क में, उनको अपने साथ शामिल कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, कुछ स्टेजेस हैं हेल्थ एजुकेशन के, तो ये बात आपने याद रखनी है कि टोटल जो है वो 6 स्टेजेस हैं हेल्थ एजुकेशन के। उनमें फर्स्ट स्टेज जो है वो स्टेज ऑफ सेंसिटाइजेशन है, कि हमने क्या करना है, सेंसिटाइज़ करना है लोगों को। सेंसिटाइज़ करने का मतलब ये है कि हमने लोगों को किसी इशू के बारे में पहले सेंसिटिव बनाना है। ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि जब हम हेल्थ एजुकेशन देते हैं फैमिलीज़ को या कम्युनिटीज़ को, तो उनको उस चीज़ का कोई जो है उसके बारे में वो बिल्कुल, उनको अगर मालूमात हो भी तो वो उसको इतना सीरियस नहीं लेते। तो अब स्टेज ऑफ सेंसिटाइजेशन में हमने ये पॉसिबल बनानी है कि वो इस चीज़ को इम्पोर्टेंट दे, वो इस चीज़ को सीरियस दे, वो जो है इस इशू पे सेंसिटिव हो जाए। हमने कुछ ऐसा कहना है अपने टॉपिक से रिलेटेड, जिस टॉपिक पे हम हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ ऐसी बातें हमने करनी है जिनको सुन के लोग जो है वो अवेयर हो और वो रिएक्ट करे उस सर्टेन इशू पे। तो इसे कहते हैं स्टेज ऑफ सेंसिटाइजेशन। इसके बाद जो दूसरा स्टेज है वो स्टेज ऑफ पब्लिसिटी है। सेंसिटाइजेशन के बाद फिर हम पब्लिसिटी की तरफ जाते हैं कि उस बात को बहुत ज़्यादा फैला देते हैं, लोगों के थ्रू उस बात को फैला देते हैं, पब्लिसिटी में ले आते हैं मीडिया वगैरह के थ्रू। तो इसको कहते हैं स्टेज ऑफ पब्लिसिटी, और ये सेकंड स्टेज है हेल्थ एजुकेशन के स्टेजेस में से। थर्ड स्टेज है स्टेज ऑफ एजुकेशन, जो कि एक्चुअल स्टेज है, जिसमें हम सारा वो एजुकेशन जो है जिस टॉपिक को हमने सेलेक्ट किया है उस टॉपिक के बारे में उनको एजुकेशन दे देते हैं। उसके बाद फोर्थ स्टेज है स्टेज ऑफ एटीट्यूड चेंज। अब एजुकेशन देने के बाद हम एटीट्यूड चेंज करवाने की कोशिश करते हैं। हम जस्ट एजुकेशन दे के इसी पे छोड़ते नहीं हैं, हम इस तरह के स्ट्रेटजीज़ अपनाते हैं कि जिसके थ्रू हम एटीट्यूड चेंज ला सकें। उसके बाद जो फिफ्थ स्टेज है वो मोटिवेशन और एक्शन का है। जब हमें ये लगे कि हम एटीट्यूड चेंज ला चुके हैं तो तब हमने उनको मोटिवेट करनी है ताकि वो एटीट्यूड चेंज जो आई है वो प्रैक्टिस में आए, उनकी रियल लाइफ में वो अप्लाई हो, वो टेक इन एक्शन में आए। तो हम इसकी कोशिश करते हैं, इसके लिए हम उनको मोटिवेट करते हैं। और जो लास्ट स्टेज है स्टेज 6, ये है स्टेज ऑफ कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मेशन, यानी सोशल चेंज का स्टेज, इसको हम स्टेज ऑफ सोशल चेंज भी कहते हैं। आपसे MCQs में पूछी जा सकती है कि which one stage of health education is also called as stage of social change। तो आप लोगों को पता हो कि stage of community transformation is also known as stage of social change। तो
यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये जो स्टेज ऑफ कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका मतलब ये है कि ये जो नॉलेज हम दे रहे हैं तो उसको हमने कम्युनिटी में ट्रांसफ़र करनी है, इंडिविजुअल्स तक पहुँचानी है, इंडिविजुअल्स के थ्रू उनके फैमिलीज़ तक पहुँचानी है, और फैमिलीज़ के थ्रू पूरे कम्युनिटीज़ में ये बात हमने पहुँचानी है, और इसी के थ्रू पूरे सोसाइटी में चेंज आ सकती है। इसीलिए इसको स्टेज ऑफ सोशल चेंज का नाम दिया गया है। स्टेजेस ऑफ प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस के भी कुछ स्टेजेस हैं जो हेल्थ एजुकेशन के बाद जो एक्चुअल प्रैक्टिस होती हैं, यानी हेल्थ एजुकेशन करने के लिए जो एक्चुअल प्रैक्टिस होती हैं उसमें कौन कौन से स्टेजेस हैं। यानी जब हम हेल्थ एजुकेशन देने के लिए एक सेशन रख लेते हैं और उस सेशन को कंडक्ट करने बैठ जाते हैं, तो वाइल कंडक्टिंग दिस सेशन जो हमारे ऑडियंस होते हैं तो उनको कौन कौन से स्टेजेस का सामना करना पड़ता है। तो उनको स्टेजेस ऑफ एडॉप्टेशन ऑफ न्यू आइडिया। तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो हम एजुकेशन को दे रहे हैं, जो हम सेशन ले रहे हैं, तो इसके एंड में उनको कोई न्यू आइडिया जो है वो अडॉप्ट करनी है। तो इस न्यू आइडिया को अडॉप्ट करने के लिए उन्हें कुछ स्टेजेस से गुज़रना होता है। ये वो स्टेजेस है कि इनसे गुज़रने के बाद जाके वो उस न्यू आइडिया को अडॉप्ट कर लेते हैं। ये भी टोटल 6 स्टेजेस है। फर्स्ट वन है स्टेज ऑफ अनअवेयरनेस। पहले तो वो बिल्कुल जो है किसी भी चीज़ से वो बाखबर नहीं होते, वो सबसे बेखबर होते हैं, उनको अवेयरनेस होती ही नहीं है, इससे वो गुजरते हैं। उसके बाद स्टेज ऑफ अवेयरनेस में वो आते हैं। जब हम उनको एज ए एजुकेटर हेल्थ एजुकेशन दे देते हैं तो वो अवेयर हो जाते हैं कुछ चीज़ों से। उसके बाद हम कुछ इस तरह कोशिश करते हैं कि उनमें इंटरेस्ट पैदा कर सकें, तो ये उनका स्टेज ऑफ इंटरेस्ट होता है कि अवेयरनेस के बाद उनमें कुछ स्टेज ऑफ इंटरेस्ट डेवलप होती हैं। उसके बाद स्टेज ऑफ इवैल्यूएशन है कि वो ख़ुद को देखते हैं कि उनमें इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो गई है। अब ये इंटरेस्ट अगर डेवलप हो गई है तो फिर इससे क्या उनको फ़ायदा है, उस चीज़ को वो इवैल्यूएट करते हैं। इवैल्यूएट करने के बाद स्टेज ऑफ ट्रायल मीन्स कि उसको वो ट्राई आउट करते हैं, कुछ उसका हिस्सा जो है वो करके देखते हैं कि क्या हमने इवैल्यूएशन में जो फ़वाइद इसके निकाल लिए हैं कि इससे ये फ़ायदा हमें है, क्या इससे हमें फ़ायदा होता है या नहीं। इसको कहा जाता है स्टेज ऑफ ट्रायल, कि वो ट्राई आउट करते हैं। ट्रायल मीन्स कि ट्राई आउट करना, उस चीज़ को ट्राई आउट करते हैं। उसके बाद जो लास्ट स्टेज होती है वो स्टेज ऑफ एडॉप्शन होती है, कि वो जब ट्राई आउट करते हैं और सच में उनको फ़ायदा होता है तो फिर वो उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये स्टेजेस कहलाते हैं स्टेजेस ऑफ प्रैक्टिस, स्टेजेस ऑफ एडॉप्टेशन ऑफ न्यू आइडियाज़। तो ये भी आपने याद रखनी है कि स्टेजेस ऑफ एडॉप्टेशन ऑफ न्यू आइडियाज़ में कौन कौन से स्टेजेस इंक्लूड है। स्टेज ऑफ अनअवेयरनेस, स्टेज ऑफ अवेयरनेस, स्टेज ऑफ इंटरेस्ट, स्टेज ऑफ इवैल्यूएशन, स्टेज ऑफ ट्रायल, स्टेज ऑफ एडॉप्टेशन। ये 6 स्टेजेस आपने याद रखने हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन। अब आप लोगों को ख़ुद ही पता चल गया है, बहुत सारे हम ये चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं तो इसमें हम यही बात करते जा रहे हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हेल्थ एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। तो कुछ इम्पोर्टेंस इस स्लाइड में भी दी गई हैं। लिखा है इन्फॉर्म अबाउट एवरी एलिमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्राइमरी हेल्थ के बहुत सारे आस्पेक्ट्स हैं और उन सारे आस्पेक्ट्स के बारे में अगर हम हेल्थ एजुकेशन के थ्रू इन्फॉर्म कर सकते हैं लोगों को, तो ये इसकी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस है कि इसके थ्रू हम प्राइमरी हेल्थ केयर को प्रमोट करते हैं। तो एक ये हो गया। दूसरा है एम्फेसाइज प्रिवेंटिव मेजर्स। जो जितने भी प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, डिज़ीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जितने भी मेजर्स की जाती हैं, तो उन पे हम हेल्थ एजुकेशन के थ्रू एम्फेसाइज करते हैं, उन पे हम फोर्स डालते हैं। इम्प्रूव्स डेली हैबिट्स टू अटेन सोशल एंड प्रिवेंटिव हेल्थ। जो हमारी प्रिवेंटिव हेल्थ और जो समाजी हमारी हेल्थ होती है, सोशल हेल्थ हमारी जो होती हैं, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए डेली हैबिट्स को इम्प्रूव किस तरीके से की जाती हैं, सोशल हेल्थ को अटेन करने के लिए, प्रिवेंटिव हेल्थ को अटेन करने के लिए डेली हैबिट्स को किस तरीके से इम्प्रूव की जाए, ये हम हेल्थ एजुकेशन के थ्रू ही समझ जाते हैं। एजुकेट पीपल व्हेन टू कंसल्ट ए डॉक्टर। हेल्थ एजुकेशन के थ्रू हम लोगों को इस चीज़ की भी एजुकेशन देते हैं कि कब जाके उनको एक डॉक्टर से मशवरा करनी है, कंसल्टेशन लेनी है। provides information for changing of human behavior that teach them a healthy life। हेल्थ एजुकेशन के थ्रू हम लोगों को ह्यूमन बिहेवियर को चेंज करने के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं।
जो कि उनको सिखाती है कि हेल्दी लाइफ किस तरीके से हम गुजार सकते हैं। जो भी हम बिहेवियर चेंज करने के लिए उनको जितने भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उनके थ्रू जब अपने बिहेवियर को वो लोग चेंज कर लेते हैं तो उससे वो सीख जाते हैं कि हेल्दी लाइफ जो है वो कैसी गुजारनी है। इनेबल पीपल टू चेंज देयर हेल्थ स्टेटस। हेल्थ एजुकेशन के थ्रू हम लोगों को इनेबल करते हैं, लोगों को इस काबिल बना देते हैं कि वो क्या करे, अपने हेल्थ स्टेटस को चेंज करे, अपने आप को, अपने हेल्थ को इम्प्रूव करे। इट इनकरेज द यूज़ ऑफ लोकल एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन। कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जो कि लोकल कंपनीज़ बनाते हैं, कुछ ट्रेडिशनल मेडिसिन भी होते हैं। तो उन सब की यूज़ किस तरीके से करनी है, उनकी यूज़ अच्छी है कि बुरी है, उनके सेहत के लिए कैसी है, ये सारी चीज़ें, उनके नुकसान वगैरह, हम उनको इन सब चीज़ों के बारे में इनकरेज करते हैं हेल्थ एजुकेशन के थ्रू। तो ये कुछ इम्पोर्टेंस थे जो कि हेल्थ एजुकेशन के मेजर इम्पोर्टेंस हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम कुछ अप्रोचेस पढ़ेंगे हेल्थ एजुकेशन के लिए। हेल्थ एजुकेशन के लिए कुछ अप्रोचेस होते हैं जिनका होना ज़रूरी होता है। अगर ये अप्रोचेस सही तरीके से काम कर रहे हो तो हेल्थ एजुकेशन सक्सेसफुल हो सकती है। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन है रेगुलेटरी अप्रोच, यानी कोई जो है एक रूल्स रेगुलेशंस होनी चाहिए। रूल्स रेगुलेशन मींस के गवर्नमेंट के लेवल पे, गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी कंट्री की, किसी भी प्रोविंस की, कि उसका गवर्नमेंट जो है वो कुछ ऐसे रेगुलेशंस बनाए, कुछ ऐसे कायदे कवानीन बनाए जिनके थ्रू जो है लोग हेल्थ जो है उसको मेंटेन रख सके, अपने हेल्थ को प्रमोट रख सकें। लिखा है रेगुलेटरी अप्रोच में कि seeks to protect the health of public through enforcement of laws and regulation। कि क्या करना चाहिए, इस कोशिश में पढ़ना चाहिए कि लोगों की जो हेल्थ है उसको प्रोटेक्ट किया जाए कायदे और कवानीन के इन्फोर्समेंट के थ्रू। इन्फोर्समेंट किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? इन्फोर्समेंट का मतलब है कि कुछ कायदे, कुछ कानून नाफिज करना, कुछ ऐसे कानून, कुछ ऐसे कायदे बनाए कि जिनके थ्रू हम लोगों की, पब्लिक की जो हेल्थ है उसको प्रोटेक्ट कर सकें। जैसा कि एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट है स्टूडेंट्स, ये एकेडमिक नहीं है, एपिडेमिक है, एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट। ये जो एग्जांपल दी गई है यहाँ पे एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट की, तो ये इसकी एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दे दूँ कि जो एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट है 1897 में ये एक लॉ बनाई गई थी मुंबई में। जो प्लग जो है, ताउन की जो बीमारी है, वो जब बहुत ज़्यादा वो फैलती थी उस टाइम, तो फर्स्ट टाइम एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट जो है वो 1897 में मुंबई में बनाई गई थी। ये एक लॉ थी, एक कानून थी कि जिसमें बहुत सारे स्पेशल पावर्स को यूज़ किया जाता था। कुछ लोगों को, कुछ अथॉरिटी वालों को कुछ ऐसे स्पेशल पावर्स दिए गए थे जो जितने भी कंट्रोल मेजर्स है कि ये जो प्लग की बीमारी है ताउन की, तो इसको स्प्रेड होने से रोकने के लिए जितने भी इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड है, तो उन सब को यकीनी बनाने के लिए कुछ लोगों को अथॉरिटी दी गई थी, स्पेशल पावर्स दिए गए थे, और वो लोग ज़ोर ज़बरदस्ती ही जो है वो उनसे कानून जो है वो मनवा रहे थे, उनसे ये स्प्रेडिंग के जो प्रिवेंटिव मेजर्स है इसको स्प्रेड करने से रोकने के लिए, तो ये सब उन लोगों से करवा रहे थे उस टाइम। तो वो कहलाती है एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट, यानी वो उसको फैलने से रोकने के लिए कानून थी। जैसा कि जब यहाँ पे पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो जब कोरोना आई थी, कोविड-19, तो उस टाइम बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए थे कि जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं तो उनको वो पकड़ते थे लोग, जो है कुछ लोगों में अगर ये एक्सपेक्टेड हो कि उनको वो ऐसे जगह में गए थे जहाँ पे कोरोना जो है वो बहुत ज़्यादा थी, तो उन लोगों को क्वारंटीन में रखा जाता था, उनको आइसोलेशन में, लोगों से जो 14 दिन पूरे होने तक उसकी जो इंक्यूबेशन पीरियड है तो वो उनको बाहर निकलने नहीं देते थे। तो ऐसे जो कायदे कवानीन है तो ये बनाने चाहिए। अगर ऐसे कायदे कवानीन बने तो ये एक रेगुलेटरी अप्रोच है कि जो हेल्थ एजुकेशन दी जा रही है तो उसके लिए फिर अगर कायदे कवानीन हो तो लोग जो है वो ये जो नाफिज किए गए कानून है तो उनको वो मजबूरी से भी फॉलो करते हैं, और मजबूरी से फॉलो करते करते वो एक दिन जो है सीख जाएंगे इनको फॉलो करना। फूड फोर्टिफिकेशन एक्ट है। फूड फोर्टिफिकेशन एक्ट की अगर बात करें तो स्टूडेंट्स यही 2021 में एक बलूचिस्तान में फूड फोर्टिफिकेशन एक्ट बनी हुई थी कि जिसमें इस बात को मैंडेटरी बनाया गया था कि जो जितने भी एडिबल ऑयल है, साल्ट है, वीट फ्लोर है,
इसके अलावा जितने भी फूड आइटम्स हैं तो उन सबको फोर्टिफाइड बनाया जाए, उसमें एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो शामिल किया जाए ताकि ये जो लोग माल न्यूट्रिशन का शिकार हो रहे हैं तो उससे बच सके। तो ये उनकी एक कोशिश थी कि जिसके थ्रू वो फूड फोर्टिफिकेशन करके लोगों को इस माल न्यूट्रिशन से बचाने की जो है वो कोशिश कर रहे थे। तो ये कहलाती है फूड फोर्टिफिकेशन एक्ट। तो हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, हेल्थ एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, हेल्थ एजुकेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये कुछ ऐसे अप्रोचेज़ हैं जिनको अगर यूज़ किया जाए तो हेल्थ एजुकेशन सक्सेसफुल हो सकती हैं। पे लिखा है बेस्ट लॉज आर वेस्टेड इफ़ नॉट अप्रिशिएटेड एंड अंडरस्टूड प्रॉपरली। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि चाहे बेस्ट कानून भी अगर हो, बहुत अच्छा अगर कानून हो, लेकिन वो भी वेस्ट हो जाता है अगर उसको अप्रिशिएट ना किया जाए, अगर उसको सही तरीके से नहीं समझा जाए। कुछ लोग जो है कवानीन बने होते हैं उनको समझने की कोशिश ही नहीं करते, और कुछ लोग जिनको समझ आती है वो कहते हैं कि ये तो फालतू है, बकवास है, इसको छोड़ो, ये क्या कानून है, बकवास कर रहे हैं। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। अगर लोग छोटे छोटे से भी कानून बनते हैं तो वो लोगों के फ़ायदे के लिए बनते हैं। वैसे कभी भी लोगों के फ़ायदे के बगैर कोई भी कानून नहीं बनती। तो इसीलिए जितने भी कायदे कवानीन बनते हैं तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको समझना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए ताकि जो है वो वेस्ट ना हो और उनको बनाने के पीछे जो मकसद है वो मकसद जो है अधूरा ना रह सके, वो पूरा हो सके। Some are only useful in times of emergency but not likely to change human behavior। कुछ कायदे कवानीन ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ इमरजेंसी के वक्त के लिए बने होते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को चेंज करने के लिए वो नहीं बने होते हैं। जैसे ही मैंने अभी कोविड-19 की बात की, तो कोविड-19 जब चल रही थी तो उस टाइम जो है वो जब वो बहुत ज़्यादा पीक पे थी तब जो है इमरजेंसी में सारे लोगों के टेस्ट करवाए जाते थे, सबसे मास्क पहनाया जाता था और पता नहीं क्या क्या किया जाता था। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आम हो गया, कॉमन हो गया, तो फिर वो सारे मेजर्स जो है वो ख़त्म हो गए। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी रूल्स बने तो वो उनका फोकस होना चाहिए कि वो ह्यूमन बिहेवियर को चेंज करें, बजाय इसके कि वो सिर्फ इमरजेंसी के लिए बने। हाँ, सही है कि इमरजेंसी के दौरान बननी चाहिए, लेकिन वो हमेशा होनी चाहिए ताकि ह्यूमन बिहेवियर उनकी वजह से चेंज हो सके। पर्सनल चॉइसेस कैन नॉट बी चेंज। कुछ ऐसे भी मसले होते हैं कि लोगों के जो पर्सनल चॉइसेस है वो चेंज नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल गिविंग अप स्मोकिंग, फैमिली प्लानिंग लॉज एक्सेट्रा। गिविंग अप स्मोकिंग मीन्स स्मोकिंग को तर्क करना, स्मोकिंग को बंद करना। और फैमिली प्लानिंग के कुछ लाज हैं, तो कुछ लोग जो है वो अपने कल्चरल उनके कुछ यकीन होते हैं इस तरह, तो वो फैमिली प्लानिंग के लाज को नहीं मानते। और कुछ लोग जो है वो स्मोकिंग जैसे और भी बहुत सारे ड्रग एब्यूज़ वगैरह है। अभी देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग भी जो है बहुत ज़्यादा क्लिनिकल्स पे जाते हो, आप लोगों को इसके बारे में पता है। ये जो एब्यूज़ होती हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ जो चीज़ें होती हैं, इंजेक्शंस, ये अब जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक्स होते हैं जैसे नेलबिन्स वगैरह, तो लोग इन पे एडिक्टेड हो गए हैं आजकल। बहुत सारे लोग जो है वो इन पे एडिक्टेड होते जा रहे हैं। और उन लोगों में अगर देखा जाए तो जितने मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं जो कि हॉस्पिटल में काम करते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, जो ये टेक्नीशियंस हैं, डिप्लोमा नर्सेज हैं, जितने भी जो मेडिकल प्रोफेशनल्स के लोग हैं, जितने भी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, तो इनकी मेजॉरिटी जो है वो इस तरफ जा रही है कि वो ये डिफरेंट काइंड ऑफ इंजेक्शंस वगैरह, नेल बिंद हो गया, इन सब चीज़ों पे वो एडिक्टेड हो रहे हैं। अब देखें कि ये पर्सनल चॉइसेस है लोगों के, इनको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। ज़ाहिर सी बात है कि उनको अब सब चीज़ों का मालूम है उनको कि ये ड्रग की एडिक्टेड होना, इसके कितने नुकसानात है। फॉर एग्जांपल नेलबिम पे अगर कोई एडिक्टेड हो जाता है तो ये जितने भी ओपियोइड ड्रग्स है तो इनके कितने इनके नुकसान होते हैं इंसान के। जो है अगर इनकी थोड़ी सी भी डोज ज़्यादा हो जाए तो वो रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस में ले जाते हैं बंदे को और एकदम से उनकी डेथ वाक़ई हो सकती है। उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता होता है, लेकिन पता होने के बावजूद भी वो ये काम करते हैं क्योंकि ये पर्सनल चॉइसेस होते हैं उनके। वो कहते हैं कि बस जो भी हो मैंने करना है। इसी तरह जो स्मोकर्स होते हैं, जो दूसरे नशे के बहुत सारे जो चीज़ें यूज़ करते हैं, वो उनकी ये पर्सनल बस चॉइस होती है तो उसको वो चेंज नहीं करते। हालांकि उनको सारी चीज़ों के बारे में मालूमात होती है, उसके सारे नुकसानात के बारे में सब कुछ उनको पता होता है, लेकिन वो पर्सनल चॉइस एज ए पर्सनल चॉइस इसको रखते हैं और इसको चेंज नहीं करते। तो ऐसे बहुत सारे जो है मुश्किलात होते हैं। लेकिन इन चीज़ों के लिए ये जो पर्सनल चॉइसेस को लोग जो है वो चेंज नहीं करते और ये इमरजेंसी में ये काम करते हैं लेकिन बिहेवियर को चेंज करने के लिए नहीं करते। तो इन सब के लिए ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसे रूल्स बने जो इनको कंट्रोल करें।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ऐसे रूल्स बने गवर्नमेंट की तरफ से कि जितने भी स्मोकर्स हैं तो उनको सबको जेल हो जाएगी, जितने भी स्मोकर्स हैं, कोई भी पकड़ा गया स्मोकिंग करते हुए तो उसे जेल हो जाएगी, और जेल भी ऐसी कि उसको फिर जो है नहीं छोड़ा जाएगा। इस तरह अगर कानून बनाए जाए तो फिर जो है इनको कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि रेगुलेटरी अप्रोच का होना बहुत ज़रूरी है हेल्थ एजुकेशन को सक्सेसफुल करने के लिए। अगर रेगुलेटरी अप्रोचेस ना हो तो फिर हेल्थ एजुकेशन का इतना फ़ायदा नहीं होता। दूसरा जो अप्रोच है वो है सर्विस और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच। कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोचेज़ होते हैं, सर्विस अप्रोचेज़ होते हैं जो कि सिर्फ इतना कर सकते हैं कि किसी चीज़ को वो एडवर्टाइज़ कर सकते हैं, किसी चीज़ का सर्विस दे सकते हैं। वो कोई इस तरह जो रेगुलेटरी अप्रोच है उनकी तरह वो कोई इस तरह कानूनन जो है एक्ट नहीं ले सकते, जस्ट वो एडवर्टाइज़ कर सकते हैं लोगों की फ़ायदे के लिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि आल्सो नोन एज फेल्ट नीड अप्रोच, कि इनको कहा जाता है कि ये फेल्ट नीड अप्रोच है। फेल्ट नीड अप्रोच मीन्स कि वक्त की ज़रूरत है, यानी लोगों के फ़ायदे के लिए ये चीज़ें की जाती हैं, लेकिन इसको अगर ना करे तो इस पर कोई सज़ा का होना या इस तरह रेगुलेटरी इसका कोई अप्रोच नहीं होता। प्रोवाइडिंग हेल्थ फैसिलिटीज़ इन ए होप दैट कम्युनिटी विल यूज़ दम बट विदाउट गारंटी, ये ऐसे हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं जिन का इनको उम्मीद होता है कि कम्युनिटी जो है वो इनको यूज़ करेंगे, लेकिन इनका कोई गारंटी नहीं होता कि खामखा वो यूज़ करें। जैसा कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हेल्थ से हट के मैं आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। ये जो BRT सर्विस जो आजकल चल रही है, BRT सर्विस, इससे कितना फ़ायदा होता है, ख़ास करके स्टूडेंट्स को, जो जॉब कर रहे हैं उनको, जो लोकल लोग होते हैं उनको, सबको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये तो बनाई हुई है, एक सर्विस है, एक सर्विस इसकी दी जा रही है। इसमें बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट भी है कि इसमें गंदगी नहीं फेंकनी है, इसमें जो है वो एक दूसरे को धक्का नहीं देना है, लाइन पे खड़ा होना है। तो ये एक उनकी होप है, उम्मीद है कि लोग जो है वो इनको फॉलो करेंगे, लोग ये सब कुछ करेंगे, लेकिन नहीं करते हैं लोग। कुछ लोग करते हैं और कुछ लोग नहीं करते। कुछ लोग जिनको सेंस होती हैं, जो एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन इस दुनिया में रहते हैं, जिनको आखिरत का खौफ होता है, तो वो जितने भी ऐसे काम होते हैं तो उनका ख्याल भी रखते हैं, वो उनको फॉलो भी करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है उनको बिल्कुल भी एहसास नहीं होता इन सारी चीज़ों का। तो फिर तो यही वो बात है कि इसकी गारंटी नहीं होती कि सब लोग जो है वो इसे फॉलो करेंगे। तो ये अप्रोचेस जो है वो सर्विस और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोचेस कहलाते हैं। इसके अलावा एजुकेशनल अप्रोच हैं। एजुकेशनल अप्रोच में लिखा है मेजर मीन टुडे टू अचीव ए चेंज इन हेल्थ प्रैक्टिस एंड रिकॉग्निशन ऑफ इट्स नीड। जो एजुकेशनल अप्रोच है तो ये आजकल के ज़माने में एक मेजर मीन है, यानी एक फुली नोन जो है वो एक अप्रोच है जिसके थ्रू हेल्थ प्रैक्टिसेस में और हेल्थ के जो नीड्स है उनको रिकॉग्नाइज़ करने में, हेल्थ के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनको प्रैक्टिस करने में, चेंज लाने में ये एजुकेशन यूज़ होती है। एजुकेशन के थ्रू चेंज लाया जा सकता है। एजुकेशन के थ्रू हेल्थ प्रैक्टिसेस और जो हेल्थ के जो नीड्स वगैरह होते हैं उनको जाना पहचाना जा सकता है। रिज़ल्ट्स आर स्लो बट परमानेंट एंड इंड्यूरिंग। ये जो एजुकेशनल अप्रोचेस के रिज़ल्ट्स होते हैं तो ये परमानेंट होते हैं, यानी अगर सही तरीके से एजुकेशन दी जाए, एक सीक्वेंस प्रोग्रेस के साथ अगर एजुकेशन दी जाए तो इसके जो नताइज होंगे वो परमानेंट होंगे। लेकिन इंड्यूरिंग है, इंड्यूरिंग मींस के इसमें टाइम जो है वो ज़्यादा लगता है, इसमें वक्त जो है वो लगता है, इतनी जल्दी से जो है वो नहीं हो सकती कि चेंजेस आ जाए। यानी मतलब कि वक्त लगता है लेकिन इंड्यूरिंग होते हैं, मींस के मुस्तकिल होते हैं, परमानेंट होते हैं। फिर टाइम लगता है लेकिन मुस्तकिल होते हैं, परमानेंट होते हैं। कैन बी क्लासिफाइड। ये जो एजुकेशन अप्रोच है तो क्लासिफाई किए गए हैं। फर्स्ट वन है इंडिविजुअल एंड फैमिली अप्रोच। हम इंडिविजुअल को भी एजुकेशन दे सकते हैं, फैमिली को भी दे सकते हैं। जैसा कि पर्सनल कांटेक्ट की हमने किसी एक इंडिविजुअल को हमने कोई उसके हेल्थ नीड्स आइडेंटिफाई कर लिए और उसको हम एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हमने पर्सनल कांटेक्ट की है उसके साथ, या किसी एक फैमिली की हमने मालूम की है उसके हेल्थ नीड्स वगैरह और उसको हम जो है वो होम विज़िट करते हैं, पर्सनल लेटर उनको इशू करते हैं।
इसके अलावा स्मॉल ग्रुप अप्रोच है, जैसे कि छोटे छोटे लेक्चर्स बनाए जाए, कुछ ग्रुप को बिठाया जाए कम्युनिटी में और उनको लेक्चर्स दी जाए, उनके सामने कोई हेल्थ प्रैक्टिस जिससे फ़ायदा हो वो डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया जाए, सेमिनार्स रखे जाए, वर्कशॉप्स रखे जाए। इसके अलावा मास मीडिया को हम अप्रोच कर सकते हैं, मीडिया अप्रोच है, जैसे कि टीवी को यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट चला सकते हैं, रेडियो, पोस्टर्स, न्यूज़पेपर्स वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं। Individual varies so much in socio-economic condition, traditions, attitudes, beliefs, and level of knowledge. A single approach is not suitable. Mixture of them evolve depending upon local circumstances. ये बहुत ज़रूरी बात है, इसको समझे। स्टूडेंट्स के बता रहा है कि जो लोग होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। सबके सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन, सबके ट्रेडिशन, सबके एटीट्यूड, सबके बिलीफ, सबके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो एक सिंगल अप्रोच से नहीं हो सकते। उनके लोकल सर्कमस्टांसेस को, उनके लोकल हालात को देखते हुए हमने उनके लिए मिक्सचर ऑफ अप्रोचेस जो है वो यूज़ करने हैं। इसके बाद बता रहा है एजुकेशनल अप्रोच के बारे में कि एजुकेशनल अप्रोच में होता क्या है, असल में इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। एडॉप्शन ऑफ न्यू आइडियाज़ एंड प्रैक्टिसेस, क्योंकि इसमें न्यू आइडियाज़ को अडॉप्ट किया जाता है और न्यू प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया जाता है एजुकेशनल अप्रोच के थ्रू, इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। देयर आर डिफरेंट स्टेजेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल पासेस बिफोर ही अडॉप्ट ए न्यू प्रैक्टिस। बहुत सारे ऐसे स्टेजेस हैं कि जिनको पास करते हुए एक बंदा जो है वो कोई न्यू प्रैक्टिस, कोई न्यू आइडिया जो है वो अडॉप्ट करता है। वो स्टेजेस कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन है अवेयरनेस की स्टेज। सबसे पहले कोई न्यू आइडिया, कोई न्यू प्रैक्टिस अडॉप्ट करने के लिए एक बंदे को अवेयरनेस के स्टेज से गुजरना पड़ता है। जस्ट कम टू नो अबाउट द न्यू आइडिया, न्यू प्रैक्टिस। उस न्यू आइडिया के बारे में, उस न्यू प्रैक्टिस के बारे में पहले उसको जानना होता है। उसके बाद इंटरेस्ट, पीपल डेवलप इंटरेस्ट, विलिंग टू लिसन, रीड, लर्न। लोगों को फिर इंटरेस्ट के स्टेज से गुजरना होता है, ख़ुद उनमें इंटरेस्ट डेवलप करनी होती है और वो विलिंगली उनको सुनना पड़ता है और विलिंगली उनको पढ़ना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है। उसके बाद इवैल्यूएशन की स्टेज में पहुंच के पीपल इवैल्यूएट इट्स यूजफुलनेस। इट्स लाइक टेकिंग ए डिसीजन टू प्रैक्टिस और नॉट। आप देखें कि इवैल्यूएशन के फेज़ में, इवैल्यूएशन की स्टेज में लोग क्या करते हैं, जो चीज़, जो एजुकेशन जिस टॉपिक के बारे में दी जा रही है तो उसको इवैल्यूएट करते हैं, उसके यूज़फुलनेस को, कि ये कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कितना हमारे लिए यूज़फुल है, कितना हमारे काम का है। और फिर वो इसमें फ़ैसला करते हैं कि उसके यूज़फुलनेस को देखते हुए फ़ैसला करते हैं कि हम इसको प्रैक्टिस करें या ना करें। फिर उसके बाद ट्रायल मीन्स कि वो ट्राई आउट करते हैं। अब इसमें डिसीजन इज़ पुट इनटू प्रैक्टिस, जो डिसीजन उन्होंने लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल उन्होंने इवैल्यूएशन में डिसीजन लिया कि हम करेंगे, तो वो करते हैं, प्रैक्टिस में ला के देखते हैं, ट्रायल में ट्राई आउट करते हैं उसको। उसके बाद एडॉप्शन की लास्ट जो स्टेज है वो आती है। पर्सन डिसाइड्स दैट न्यू प्रैक्टिस इज़ गुड एंड अडॉप्टेड। और अगर इस ट्रायल में ट्राई आउट करते हुए एक पर्सन को ये वो डिसाइड कर ले कि ये प्रैक्टिस जो है वो अच्छा है, तो फिर वो इसको अडॉप्ट कर लेता है। कंटेंट्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन के कुछ कंटेंट्स आपको दिए गए हैं स्टूडेंट्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए भी और आपके समझने के लिए भी, कि आप लोगों को याद हो कि हेल्थ एजुकेशन के कौन कौन से कंटेंट हो सकते हैं, यानी कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे आप हेल्थ एजुकेशन दे सकते हो। तो फर्स्ट वन है ह्यूमन बायोलॉजी, इंसान से रिलेटेड, उसके नीड्स से रिलेटेड, उसके रहन सहन से रिलेटेड, उसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी चीज़ों से रिलेटेड आप एजुकेशन दे सकते हैं। न्यूट्रिशन एजुकेशन आप दे सकते हैं, पर्सनल हाइजीन का आप एजुकेशन दे सकते हैं, फैमिली हेल्थ केयर का आप एजुकेशन दे सकते हैं, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के कंट्रोल पे आप एजुकेशन दे सकते हैं, मेंटल हेल्थ पे आप एजुकेशन दे सकते हैं, सेफ्टी रूल्स पे आप एजुकेशन दे सकते हैं कि कैसे एक्सीडेंट्स वगैरह को प्रिवेंट किया जाए, कैसे लोग ख़ुद को सेफ रख सकते हैं कि उनको होम एक्सीडेंट्स हो गया या फिर ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स वगैरह, इन सब से वो किस तरह अपने आप को बचा सकते हैं। प्रॉपर यूज़ ऑफ हेल्थ सर्विसेज पे आप एजुकेशन दे सकते हैं कि हेल्थ एजुकेशन इस पे भी होता है कि हेल्थ सर्विसेज जो एक कम्युनिटी में अवेलेबल है तो उनको किस तरीके से प्रॉपरली यूज़ किया जाए। ह्यूमन बायोलॉजी के बारे में जब आप हेल्थ एजुकेशन देंगे तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। नॉलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी, इंसान के जो बॉडी है, जिस्म है, उसके बारे में आप नॉलेज देंगे।
नीड फॉर एक्सरसाइज, रेस्ट एंड स्लीप, इफेक्ट ऑफ अल्कोहल, स्मोकिंग, फर्स्ट एड, एजुकेशन। एक्सरसाइज के नीड पे आप बताएंगे कि एक्सरसाइज की इंसान को कितनी नीड होती है, रेस्ट की कितनी नीड होती है, स्लीपिंग की कितनी नीड होती है, अल्कोहल का इंसान कल के जो है वो सेहत पे क्या असर होता है अल्कोहल यूज़ करने का, स्मोकिंग का। इसके अलावा फ़र्स्ट एड, एजुकेशन आप दे सकते हैं। अगर आप न्यूट्रिशन से रिलेटेड हेल्थ एजुकेशन देना चाह रहे हैं तो उसमें आपको जो है वो बैलेंस डाइट के बारे में आप नॉलेज दे सकते हैं। न्यूट्रिशियस फूड्स जो है वो हमेशा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, तो इस टॉपिक पे आप दे सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि न्यूट्रिशियस फूड जो है वो हमेशा जो है एक्सपेंसिव हो। लो कॉस्ट पे भी बहुत सारे फूड्स जो है वो मिल जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड्स होते हैं। नॉलेज ऑफ स्टोरेज, प्रिपरेशन, कुकिंग, सर्विंग एंड ईटिंग ऑफ फूड के स्टोरेज से रिलेटेड, उनके प्रिजर्वेशन से रिलेटेड, उनके प्रिपरेशन से रिलेटेड, उनके कुकिंग से रिलेटेड, उनके ईटिंग से रिलेटेड, जितने भी इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो तो वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। पर्सनल हाइजीन के बारे में अगर आप हेल्थ एजुकेशन दे रहे हो तो उसमें पर्सनल हैंड वाशिंग के बारे में आप बता सकते हैं, बाथिंग के बारे में, क्लीनिंग के बारे में, स्पिटिंग के बारे में। स्पिटिंग मीन्स के बंदा जो है अगर थूकता है तो कहाँ पे थूकना चाहिए, इसकी प्रॉपर वे क्या है। अगर कफिंग करता है, स्नीजिंग करता है तो उनकी प्रॉपर वे क्या है कि अपने मुंह को ढकते हुए, नाक को ढकते हुए वो कफिंग करे, स्नीजिंग करे। इनकल्सेशन ऑफ क्लीन हैबिट्स इन यंग, और आप कोशिश करते हो इसमें कि लोगों को क्लीन हैबिट्स की आप इनकल्सेशन करें, तरगीब करें, उनको बताएं इस बारे में। अगर आप इन्वायरमेंटल इशू, इन्वायरमेंट के बारे में यानी हेल्थ एजुकेशन देना चाहते हो तो उसमें आप डोमेस्टिक, ये जो घरेलू चीज़ें हैं कि लाइट जो है वो कैसे यूज़ करनी है, वेंटिलेशन का कैसे ख्याल करना है, हाइजीन का कैसे ख्याल करना है, फूड के स्टोरेज का कैसे ख्याल करना है, ये सारी चीज़ें आप उसमें शामिल कर लेते हो। कम्युनिटी को अगर आप यानी कम्युनिटी में अगर आप कम्युनिटी के एनवायरनमेंट को अगर आप ठीक करने के बारे में एजुकेशन दे रहे हो तो उसमें ये जो डिस्पोजल्स होते हैं, जो वेस्ट वगैरह होते हैं, तो इनकी डिस्पोजल के बारे में कि इनका सही तरीका क्या है, कि इनको किस तरीके से इनकी डिस्पोजल की जाए। जो एक्सक्रीट्रा होती है उसको सही तरीके से मैनेज करने के बारे में आप एजुकेशन दे सकते हैं। वेक्टर कंट्रोल के बारे में, जैसे आजकल इस मौसम में मच्छर जो है वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो आपको इस टाइम वेक्टर को कैसे कंट्रोल करना है कि जिससे आप डेंगू से, मलेरिया से ख़ुद को बचा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप एजुकेशन दे सकते हैं। फैमिली हेल्थ केयर के बारे में अगर आप एजुकेशन दे रहे हैं तो उसमें मदर और चाइल्ड हेल्थ केयर के बारे में दे सकते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में दे सकते हैं, फैमिली प्लानिंग के बारे में दे सकते हैं, इम्यूनाइजेशन के बारे में दे सकते हैं, न्यूट्रिशन के बारे में दे सकते हैं। एम इज़ टू इम्प्रूव एंड स्ट्रेंथन द क्वालिटी ऑफ फैमिली हेल्थ। आपका मकसद ये है कि आप जो फैमिली हेल्थ है उसके क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके, उसको स्ट्रेंथन कर सके। कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है उनको आप कंट्रोल कर सके, ये मकसद होता है आपका हेल्थ एजुकेशन देते वक्त। हेल्थ एजुकेशन ब्रिजेस द गैप बिटवीन द नेचर ऑफ डिजीज़ एंड देयर प्रिवेंशन। हेल्थ एजुकेशन क्या करती है? हेल्थ एजुकेशन जो नेचर ऑफ डिजीज़ और उनकी प्रिवेंशन है उसके दरमियान जो गैप है उसको ब्रिज आउट करती है, मीन्स कि उसको ओवरकम करती है, उसको पास ओवर करती है, यानी एक रास्ता निकालती है कि अगर हम लोगों को हेल्थ एजुकेशन के थ्रू एक डिज़ीज़ के नेचर के बारे में बता देते हैं कि वो डिज़ीज़ फैलती कैसे हैं, वो बनती कैसे हैं, प्रोग्रेस कैसे करती हैं, इन चीज़ों के बारे में अगर लोगों को पता चल जाए तो वो उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, आसानी से वो प्रिवेंटिव मेजर्स को यूज़ करके प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए लिखा है कि हेल्थ एजुकेशन जो है वो उस गैप को फिल करती है, जो नेचर ऑफ डिज़ीज़ और प्रिवेंशन ऑफ डिज़ीज़ में जो गैप है उसको फिल करती हैं। मेंटल हेल्थ के बारे में अगर आप एजुकेशन दे रहे हो तो उस टाइम आप क्या एजुकेशन देंगे? helps people to be mentally healthy and to prevent mental breakdown due to changes in the environment। उसमें आप ये एजुकेशन देंगे कि आपका मकसद ये होगा कि आपकी एजुकेशन से लोगों की मदद हो कि वो मेंटली हेल्थी हो, और जो डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट में चैलेंजेस होते हैं, स्ट्रेस आते हैं, तो उन सब के बावजूद भी लोगों की मेंटल ब्रेकडाउन ना हो, जो कि आजकल बहुत कॉमन है। छोटे छोटे से स्ट्रेस आ जाते हैं तो उनकी वजह से क्या करते हैं लोग, उनकी मेंटल ब्रेकडाउन हो जाती है। जैसे मैं इन दिनों आप लोगों को देख रही हूँ कि आप लोगों का डेट शीट आ गया है, तो आप लोग कितने स्ट्रेस में है कि सब जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं।
तो इस स्ट्रेस से बेहतर ये था कि सेमेस्टर के स्टार्ट में आप लोगों ने स्टडी करनी थी। सेमेस्टर के स्टार्ट में आप लोग सही तरीके से स्टडी नहीं कर रहे थे, इसी वजह से अभी आप लोगों पे ये इतना बोझ आ गया है। तो अब इस बोझ को आपने अभी भी मैनेज करनी है, मैनेज इस तरीके से करनी है कि बस अपना जो है वो अपना बेस्ट दिखाना है, जितना आपसे हो सके उतना कोशिश करना है और स्ट्रेस को मैनेज करनी है। क्योंकि स्ट्रेस के साथ अगर आप लोग अभी जिस स्ट्रेस में आप लोग हैं, इस स्ट्रेस के साथ अगर पढ़ेंगे तो फिर वो जितने आप पढ़ेंगे वो आपको सही तरीके से याद नहीं होंगे, जिससे आपकी एग्जामिनेशन इफ़ेक्ट हो सकती है। तो इसीलिए स्ट्रेस जो है इसको साइड पे रख के अपना जो प्रोग्रेस है उसको कंटिन्यू रखना है। तो इसी तरह मेंटल हेल्थ एजुकेशन के थ्रू लोगों को इस तरह की अवेयरनेस दे सकते हैं कि एनवायरमेंटल चैलेंजेस के साथ साथ जो है वो मेंटल ब्रेकडाउन से किस तरह ख़ुद को बचाना है। सर्टेन स्पेशल सिचुएशन व्हेन मेंटल हेल्थ इज़ ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। कुछ ऐसे स्पेशल सिचुएशंस आते हैं लाइफ में कि जिसमें मेंटल हेल्थ जो है वो ग्रेट इम्पोर्टेंस रखती हैं। वो सर्टेन स्पेशल सिचुएशन कौन सी होती हैं? मदर आफ्टर चाइल्ड बर्थ, जब एक मदर का बच्चा हो जाता है, एक वुमेन जो है बच्चे को पैदाइश उसकी हो जाती है, उसका बच्चा हो जाता है, तो बच्चे को संभालना, उसके फूड वगैरह का ख्याल करना, उसके एक्सक्रीटरा को संभालना, जितनी भी चीज़ें होती हैं, बात करने में छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उस वुमेन के लिए, उस मदर के लिए। रातों को उस बच्चे के साथ उठ के बैठना और नींद हराम करना, ये जितनी भी चीज़ें हैं, तो इनकी वजह से उस टाइम वो मदर इस रिस्क पे है कि उसको मेंटल इश्यूज़ हो सकते हैं, मेंटली उसको प्रॉब्लम हो सकती है, मेंटल ब्रेकडाउन उसकी हो सकती है। तो उस टाइम आप उसको हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। चाइल्ड गेट एंट्री इनटू स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम। एक बच्चा, जब आप अपने बच्चों को फर्स्ट टाइम आप स्कूल में उनको दाखिला उनकी करवा देते हो, तो उस टाइम घर के इन्वायरमेंट से एकदम निकल के बाहर के एनवायरनमेंट में जाना और उसके साथ कोप करना उन बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो उस टाइम आपने उनकी मेंटल हेल्थ असेसमेंट करनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डिसीजन अबाउट फ्यूचर कैरियर, और कुछ लोग जो है फॉर एग्जांपल उनकी अगर अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने जा रही है और अपने कैरियर के बारे में जब वो सोचते हैं कि कंप्लीट होने के बाद मैं जॉब कहाँ पे करूँगा, जॉब मिलेंगे या नहीं वगैरह वगैरह, तो उनको भी इस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि इन टाइम में आप जो है मेंटल हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करें, ताकि लोग जो है वो मेंटल ब्रेकडाउन से बच सके, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। स्टार्टिंग ए न्यू फैमिली, और अगर कोई लोग जो है वो न्यू फैमिली स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू मैरिड लाइफ अगर जो है किसी ने ज्वाइन किया हुआ है, किसी ने स्टार्ट की हुई है, तो उस टाइम उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना होता है। प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स। अब प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स में से एक्सीडेंट्स, होम एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, रोड एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, प्लेस ऑफ वर्क एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, लेकिन इन सब जगहों में एक्सीडेंट्स की जो प्रीडोमिनेंट फैक्टर होती है वो केयरलेसनेस होती है। केयरलेसनेस की वजह से, लापरवाही की वजह से ये सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। तो इनको प्रिवेंट करने के बारे में भी आप एजुकेशन दे सकते हो, क्योंकि आजकल हॉस्पिटल्स में जब हम काम करते हैं तो वहाँ पे हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का कोई जो है वो बंदा आ जाता है, जो कि उसका जो है सर पूरी तरीके से फटा हुआ होता है, उसको कितने जो है कॉम्प्लिकेशंस हुए होते हैं। और मसला ये था कि हेलमेट नहीं पहनी हुई थी और मोटरसाइकिल जो है वो इतने इस तरीके से चला रहा था जैसे कि वो जहाज़ में बैठा हो, तो उसी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा ख़तरात का सामना करना पड़ता है। इस तरीके के वो केयरलेसनेस, लापरवाही जब करते हैं तो उनको ये एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाती हैं। तो इन सब को प्रिवेंट करने के बारे में भी आप हेल्थ एजुकेशन दे सकते हो। यूज़ ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ये भी आपका एक टॉपिक बन सकता है कि यूज़ ऑफ हेल्थ सर्विसेज के बारे में भी आप हेल्थ एजुकेशन दे सकते हो, कि लोगों को इन्फॉर्म करते हो इस बारे में कि किस तरीके से हेल्थ सर्विसेज को प्रॉपरली यूज़ करनी है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये काफ़ी है, यहाँ तक जो है इस वीडियो लेक्चर के लिए काफ़ी लंबा हो गया। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों का ये यूनिट कवर कर लूँगी। इसके कुछ स्लाइड्स जो है वो रहते हैं वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर कर लूँगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें जो कुछ मैंने आप लोगों को पढ़ाया आप लोगों को समझ आ गई है प्रॉपरली। लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल लें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब आप लोगों को पार्ट 3 जो कि लास्ट पार्ट होगा वो पढ़ाऊँगी, तो आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।